society and had a major share of the wealth. रूलिंग इलाइट बेटा किसी भी कंट्री में बहुत कम लोग होते हैं। रूलिंग इलाइट माने जो लोग रूल करने वाले होते हैं, तो उनकी संख्या हमेशा कम ही होती है और उनके पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं। माने टोटल रिसोर्सेज जो है उनका जो सबसे बड़ा शेयर है वो इन लोगों के पास में होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। Nothing makes this fact as clear as the enormous riches, jewelry, gold vessels, wooden musical instruments, inlaid with white shell and lapis lazuli, ceremonial daggers of gold, buried with some kings and queens at Ur, but what of the ordinary people? अब हमें ये कैसे पता चलता है कि भाई ये जो लोग थे रूलिंग इलाइट से, दे कंज्यूम द मैक्सिमम रिसोर्सेज ऑफ द मेसोपोटामिया। हमें ये पता लगता है कि जो बरियल ग्राउंड्स थे, माने जहां पे डेड बॉडी को बरी किया जाता था, तो वहां जो कुछ ऐसी बरियल ग्राउंड्स हैं जिनमें की एक्सपेंसिव चीजें रखी गई हैं, महंगी चीजें रखी गई हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मे बी वो जो बरियल ग्राउंड्स हैं वो रिच पीपल के, किंग्स के या क्वींस के होंगे। तो ऑर्डिनरी पीपल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो ऑर्डिनरी पीपल के बारे में जब हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात ये भी तो है ना कि हाउ डू द ऑर्डिनरी पीपल लिव, हाउ डू ऑर्डिनरी पीपल सर्वाइव, ये भी तो हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि जब हम जो है पढ़ते हैं, वी नो फ्रॉम द लीगल टेक्स्ट, हम हमारे पास जो लीगल टेक्स्ट अवेलेबल है उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो है डिस्प्यूट्स या इनहेरिटेंस का जो मैटर्स था एटसेट्रा, इन सब के बारे में हमें पता चलता है। और हम ये देख रहे हैं कि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम था। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम माने जैसे जॉइंट फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है। तो न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है कि वेयर इन अ फैमिली हस्बैंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन लिव विद देम, दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। एंड जॉइंट फैमिली वो फैमिली होती है कि जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके जो अंकल्स हैं, आंट्स हैं, मैरिड सन्स हैं या डॉटर्स हैं, मतलब बहुत सारे लोग जो है वो मिलकर के रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली का मतलब है उसमें बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसे जॉइंट फैमिली कहा जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये बताया जाता है कि जब एक लड़का जिसकी शादी हो जाती थी, तो वो लड़का, although a married son and his family often resided with his parents, the father was the head of the family. कहीं कहीं पर ऐसा भी मिलता है कि मैरिड लड़का जो है वो रहता है अपने पेरेंट्स के साथ में, लेकिन जो हेड ऑफ द फैमिली है वो कौन होते हैं? फादर होते हैं। माने हेड ऑफ द फैमिली फादर को ही बनाया जाता है। We know a little about the procedures for marriage. शादी कैसे करते थे ये लोग, इसके बारे में हमें कम जानकारी है, लेकिन जो जानकारी हमें है वो इंटरेस्टिंग है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो इसमें एक डिक्लेरेशन वाज मेड अबाउट द विलिंगनेस टू मैरी, माने शादी करने से पहले एक विलिंगनेस ली जाती थी। माने कि पहले पूछा जाता था, मर्जी पूछी जाती थी, आपसे पूछा जाएगा कि भी आप शादी करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। द ब्राइड्स पेरेंट्स गिविंग देयर कंसेंट टू द मैरिज, और जो ब्राइड्स के पेरेंट्स हैं, जो दुल्हन के पेरेंट्स हैं, वो कहेंगे, सहमति देंगे अपनी कि भी हम शादी के लिए रेडी हैं। फिर क्या होगा कि देन ए गिफ्ट वाज गिवन बाय द ग्रूम्स पीपल, माने कि दूल्हे के जो पेरेंट्स हैं वो जो है ब्राइड को और ब्राइड के पेरेंट्स को फिर गिफ्ट देंगे। ठीक है, दूल्हे के पेरेंट्स जो है वो दुल्हन के पेरेंट्स को गिफ्ट देंगे। When the wedding took place, और जब शादी होती है तो क्या होता है कि शादी के दौरान जो है जब गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं बाय बोथ पार्टीज हु आर टुगेदर एंड मेड ऑफरिंग्स इन ए टेम्पल, वो एक साथ बैठते हैं और फिर जो है ना मंदिर में प्रेयर करते हैं। एंड व्हेन हर मदर इन लॉ कम टू फेच हर,
और फिर दुल्हन को लेने के लिए उसकी मदर इन लॉ आती है और उसकी मदर इन लॉ उसको लेकर के जाती है। द ब्राइड वॉज गिवन हर शेयर ऑफ द इनहेरिटेंस बाय हर फादर। और तभी जो है उसी समय पर जब उसको उसकी जो मदर इन लॉ है जब लेने आती है ब्राइड को, तो उस समय पर उसके हिस्से में जो भी उसकी फादर की प्रॉपर्टी में से शेयर आता है वो उसी समय पर ब्राइड को दे दिया जाता है। The father's house, herds, fields, etc. was inherited by the sons। और जो फादर के जो हाउस है, हर्ड्स है, फील्ड्स है, ये सब जो है वो बेटे जो है ना इनहेरिट करते हैं, लेकिन जो उसका शेयर है वो उसको दे दिया जाता है। किसको? फादर अपनी बेटी को दे देते हैं जिसकी की शादी हो रही है। लेकिन जो ये ऐसी चीजें है ना, जो घर है, हर्ड्स है, फील्ड्स है, ये तो बेटी लेकर के नहीं जाएगी, तो ये सब चीजें जो है वो बेटे ही इनहेरिट करते हैं। अब हम जो है ना देखेंगे यहाँ पे कि उर एक सिटी का नाम है मेसोपोटामिया में। वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज, माने ये बहुत ही पुरानी सिटी है जो कि खुदाई जिसकी की गई है। और वहां पर हमें पता चलता है कि एक ऑर्डिनरी हाउसेस जो है वो किस तरीके से बनाए जाते थे। ये सिस्टमेटिकली इनको एक्सकवेट किया गया और 1930s में हमें इसके बारे में जानकारी मिली। आप देखेंगे कि नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स इंडिकेट दैट व्हील्ड कार्ट्स कुड नॉट हैव रीच्ड मेनी ऑफ द हाउसेस। जो स्ट्रीट्स थी वो बहुत नैरो थी और इससे ये लगता है क्या कहते हैं कार्ट है, माने व्हील्ड कार्ट जो है मतलब कि गाड़ी, जैसे कि घोड़ा गाड़ी कह सकते हैं, जो है अब बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी कह सकते हैं, तो वो उनके घरों तक नहीं पहुंचती थी। तो क्या करते थे कि इन जो मतलब जब ये घर नैरो गलियां होती थी और इनमें गाड़ियां नहीं पहुंच पाती थी, तो गधों के ऊपर जो है ना अनाज के बोरे रखे जाते थे और फिर घर के अंदर लेके जाते थे। तो ये जो गलियां थी वो न केवल नैरो थी बल्कि इर्रेगुलर शेप में भी थी। इरेगुलर शेप में होने की वजह से इसका मतलब आप जो है देखेंगे कि दीज मेसोपोटामियन सिटीज वर नॉट प्लान्ड, जबकि जो हड़प्पा की सिटीज थी वो प्लान थी। मोहनजोदाड़ो एक प्लान्ड सिटी था, जिसमें आप जो है ना पढ़ेंगे 12th क्लास में कि मोहनजोदाड़ो किस तरीके से प्लान करके बसाया गया था और वहां पर जो घर थे वो किस तरीके से बसाए गए थे। लेकिन यहाँ आप मेसोपोटामिया में देख रहे हैं कि गलियां जो है वो छोटी छोटी थी, पतली पतली थी और उनमें गाड़ियां नहीं जा सकती थी, इसीलिए गधों के ऊपर बोरों को रख करके घर के अंदर ले जाए जाते थे। और ये गलियां न केवल पतली थी, संकरी थी, बल्कि जो है ना ये गलियां इरेगुलर शेप में भी थी। और जो हाउसेस थे वो भी बिल्कुल इरेगुलर बनाए गए थे, कहीं छोटा घर कहीं बड़ा घर, कोई किसी साइज का कोई किसी साइज का, इस तरीके से बनाए गए थे। और न ही यहाँ पर कोई प्रॉपर ड्रेन्स बनाए गए थे, माने नालियां नहीं बनाई गई थी यहाँ पर अच्छे तरीके से। तो जो गंदा पानी था उसकी निकासी नहीं हो पाती थी, इसीलिए यहाँ पर गंदगी भी रहती थी। जबकि मोहनजोदाड़ो का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही शानदार था। ड्रेनेज सिस्टम मोहनजोदाड़ो का बहुत ही एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स में से जो है ना जाना जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ड्रेन्स एंड क्ले पाइप्स वर इंस्टेड फाउंड इन द इनर कोर्टयार्ड्स। और जो ये नालियां वगैरह होती थी ये इनर कोर्टयार्ड्स में थी, जबकि ये बाहर आनी चाहिए थी, गंदा पानी बाहर निकलना चाहिए था। Of the Ur houses, and it was thought that the house roofs sloped inwards and rainwater was channeled via the drain pipes into sumps। और ये भी देखा गया कि जो वर्षा बारिश का पानी था वो पानी भी जो है ना अंदर इकट्ठा होता था, उसको भी जो है ना उसका जो स्लोप था वो अंदर की तरफ था, वो भी अंदर की तरफ इकट्ठा होता था। फिर इस पानी को जो है ना वो चैनल के थ्रू जो है या जो है गड्ढों में इकट्ठा करते थे, गड्ढे में इकट्ठा करते थे। और ये जो गड्ढे होते थे ना बेटा, ये अंदर कोर्टयार्ड में आंगन में होते थे। जैसे आपने अगर पुराने घर देखे होंगे तो पुराने घरों में आंगन के बीचा बीच में जब ये पानी सप्लाई वगैरह का इंतजाम नहीं होता था तो क्या करते थे लोग कि आंगन के बीचा बीच में एक बर्तन जहाँ पे मांजे जाते थे तो एक गड्ढा बना लिया करते थे जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता था और फिर बाद में उस पानी को निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता था। इसी तरीके से यहाँ आप लोग डिफरेंस नोटिस करेंगे कि उर की जो सिटीज थी वो सिटीज जो थी वो अनप्लैन्ड थी,
यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं था। यहाँ के जो लोग थे वो अपने घरों को इरेगुलर शेप में बनाते थे, और जो पानी की सप्लाई थी या जो बारिश का पानी था वो भी अंदर की तरफ इकट्ठा होता था और फिर उस पानी को भर करके बाहर फेंका जाता था। तो इससे आप देखेंगे कि इससे जो गलियां थी, है ना, गलियां पक्की नहीं थी, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, वहां पर जो गलियां थी, रोड्स थी, वो पक्की थी, पक्की ईंटों की बनी थी। लेकिन यहाँ की जो गलियां थी वो कच्ची थी। तो जो पानी अंदर की तरफ इसलिए इकट्ठा किया जाता था कि पानी जो है वो गलियों में नहीं इकट्ठा हो और गलियों में कीचड़ न हो, इसलिए जो है उस पानी को अंदर की तरफ इकट्ठा किया जाता था। अब यहाँ देखेंगे हम कि yet people seem to have swept all their household refuse into the streets। अब देखो, लेकिन लोग जो है वो अपने घर का जो सारे झाड़ू लगाते हैं, हम तो अंदर से झाड़ू लगाना शुरू करते हैं और सारे झाड़ू लगा के बाहर की तरफ निकलते हैं, और जो घर का कूड़ा कचरा है वो सब हम बाहर की तरफ फेंक देते हैं। तो आप ऐसा भी देखेंगे यहाँ पर कि yet people seem to have swept all their household refuse into the streets। वो गलियों में ही फेंका करते थे अपना कूड़ा कचरा। टू बी ट्रोडन अंडर फुट, और वो पैरों के नीचे आया करता था। ठीक है, दिस मेड स्ट्रीट्स लेवल राइज। इससे क्या होता था, जो स्ट्रीट का लेवल था वो ऊंचा उठता जाता था धीरे धीरे। तो इससे इससे जो रोड्स थी वो ऊंची हो जाती थी, गलियां ऊंची हो जाती थी और घर नीचे पड़ जाते थे। इसके बाद देखेंगे एंड ओवर टाइम द थ्रेशोल्ड्स ऑफ द हाउसेज हैड आल्सो टू बी रेज्ड। अब फिर क्या होता था, जब घर नीचे पड़ जाते थे तो घरों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था। टाइम के अकॉर्डिंग जो है फिर घरों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था। तो घरों को ऊंचा उठाने के लिए फिर लाइट केम इनटू द रूम्स नॉट फ्रॉम विंडोज, और घरों में खिड़कियों से लाइट नहीं आती थी, बल्कि कहाँ से आती थी, बट फ्रॉम डोरवेज, दरवाजों से आती थी। ओपनिंग इनटू द कोर्टयार्ड्स, और जो ये दरवाजे थे ये आंगन में खुलते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में एक बड़ा आंगन होता था और आंगन के चारों तरफ जो है वो कमरे होते थे, और कमरों में खिड़की नहीं होती थी। लाइट जो है वो आंगन की तरफ दरवाजे खुलते थे तो दरवाजों से ही रोशनी कमरों में जाती थी। दिस वुड ऑल्सो हैव गिव फैमिली देयर प्राइवेसी। इससे जो है ना वहाँ पे प्राइवेसी रहती थी, क्योंकि खिड़कियां नहीं होती थी। तो खिड़कियां जो है वो खिड़कियों से जो है ना वहां पर क्या रहता था, खिड़कियों से जो है खिड़कियों नहीं होती थी, तो वहां पर प्राइवेसी बनी रहती थी। तो दीज वर सुपरस्टिशंस अबाउट हाउसेज। अब हम ये कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पर ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये बातें जो है वो उनके अंधविश्वास को शो करती हैं। माने पीपल ऑफ मेसोपोटामिया वर सुपरस्टिशियस बाय नेचर। वो नेचर से जो है वो अंधविश्वासी थे। इसके और एक एग्जांपल देखेंगे अब कि erased there were superstitions about houses recorded in ओमन tablets at उर। ओमन में जो टेबलेट्स मिली हैं उर के बारे में, उसमें ये बातें मेंशन की गई हैं। वो ये बताती हैं कि उर के लोग जो है वो अंधविश्वासी हुआ करते थे। इसके बाद देखेंगे हम कि erased threshold brought wealth। अगर जो रेस्ड थ्रेशोल्ड माने अगर ऊंचा उठा हुआ घर है तो वो वेल्थ आती है उससे। ठीक है, माने कि वो उसको संपत्ति मिलती है। और अगर नीचा है तो क्या होता है, नीचा है तो वो जो है ना गरीब माने जाते हैं। A raised threshold brought wealth, a front door that did not open towards another house was lucky। आप लोग देखेंगे अभी भी जहां आप लोग रहते हैं तो गली में एक गेट के एग्जैक्टली सामने गेट नहीं होता ज्यादातर। आप लोग नोटिस करना इस चीज को कि एक गेट के बिल्कुल सामने जो है ना गेट नहीं होता। वो क्या करेंगे, अगर आपका गेट जो है वो राइट साइड में है तो वो लेफ्ट साइड में बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है ना गेट आमने सामने नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो है ना, ये तो एक सुपरस्टिशन है यहाँ पर, लेकिन वैसे भी जो है ना ये गेट आमने सामने इसलिए नहीं बनाते हैं कि सपोज करो गाड़ी पार्क करनी है या जो है ना बिल्कुल आमने सामने अगर होता है तो वो प्राइवेसी वहां पर नहीं रहती है। तो यहाँ जो है ना जो गेट थे वो आमने सामने नहीं रखते थे, और ऐसा कहा जाता था कि अगर जो फ्रंट डोर है दैट डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस वाज लकी। जो दूसरे घर के सामने नहीं खुलता है तो वो लकी है, अगर वो सामने खुलता है तो वो लकी नहीं है।
बट इफ द मेन वुडन डोर ऑफ ए हाउस ओपन आउटवर्ड्स, आप लोग अपने घरों में दरवाजे को खोल करके देखना, कुछ तो दरवाजे ऐसे हैं जो अंदर की तरफ खुलते हैं, जिनको पुश करना पड़ता है, कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिनको जो बाहर की तरफ खुलते हैं, जिनको पुल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो दरवाजे did not open towards another house was lucky, but if the main wooden door of a house open outwards, है ना, वो अगर बाहर की तरफ खुलता है, माने गेट जब आप खोले तो वो बाहर की तरफ खुले, ना कि अंदर की तरफ खुले, तो जो बाहर की तरफ खुलता है वो कैसे होते हैं, वो अच्छे घर माने जाते हैं, वो लकी घर माने जाते हैं। इसके अलावा देखेंगे द वाइफ वुड बी ए टॉर्मेंट टू हर हस्बैंड, और अगर जो है ना वो अंदर की तरफ खुलने वाला हो तो क्या होगा कि उनकी उसकी जो वाइफ है वो उसके लिए परेशानी खड़ी करने वाली होगी, उसको परेशान करने वाली होगी, मतलब उसको उसकी लाइफ में जो है ना खुशी नहीं होगी, वो जो है ना पीड़ित रहेगा, परेशानी में रहेगा। There was a town cemetery at Ur in which the graves of royalty and commoners have been found. सिमेट्री क्या होती है बेटा, जहां पर डेड बॉडीज को बरी किया जाता है। तो यहाँ पर एक सिमेट्री मिली है जहां पर कॉमन लोगों को और जो रॉयल लोग हैं उन लोगों को जमीन में नीचे दबा दिया जाता है, उनको बरी कर दिया जाता है। बट ए फ्यू इंडिविजुअल्स वर फाउंड बरीड अंडर द फ्लोर्स ऑफ ऑर्डिनरी हाउसेस, लेकिन कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स मिले हैं जिनको कि ऑर्डिनरी हाउसेस में फ्लोर्स के नीचे ही दबा दिया गया है। मे बी कि उनको जो है ना वहां पर स्पेस नहीं मिली हो, या वो जो है किसी ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो कि जिनको वहां पर परमिशन नहीं हो डेड बॉडी को बरी करने की, ये एक रीजन हो सकता है। ए ट्रेडिंग टाउन इन अ पेस्टोरल जोन, ये एक टॉपिक में आज और आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ए ट्रेडिंग टाउन इन ए पेस्टोरल जोन, ध्यान से समझोगे इस बात को कि पेस्टोरल जोन माने कि जहां पर जो है खेती बाड़ी की जाती है, या जहां पर हरियाली है, या जहां पर जो है ना घास उगाई जाती है, जो ग्रीन लैंड है। पेस्टोरल लैंड माने यहाँ पे पेस्टोरल जोन का मतलब है कि जहां पर लोग जो है वो ज्यादातर हर्डिंग करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं या पशुओं को पालते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग टाउन, अब यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है कि मेसोपोटामिया की जो सिटी है बेटा, उस मेसोपोटामिया में एग्रीकल्चर तो ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे मिनरल्स कम पाई जाती हैं। तो जब यहाँ पे मिनरल्स कम पाई जाती हैं तो हम देखेंगे कि आफ्टर 2000 BCE द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी फ्लोरिश्ड। यू विल हैव नोटिस्ड that Mari stands not on the southern plain with its highly productive agriculture, but much further upstream on the Euphrates. जो मारी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जो है अपनी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, यहाँ पर बहुत अच्छा एग्रीकल्चर किया जाता था, और साथ साथ यहाँ पर जो है वो यूफ्रेट्स नदी भी बहती थी। इसके बाद देखेंगे हम कि सम कम्युनिटीज इन द किंगडम्स ऑफ मारी हैड बोथ फार्मर्स एंड पेस्टोरलिस्ट, है ना। यहाँ पर जो है ना जो मारी एक सिटी का नाम है, मैंने आपको जो है ना जो नाम बताए हैं उसमें आप याद रखेंगे, एक उर नाम है, एक उरुक नाम है, एक मारी नाम है। ये दीज वर द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ द मेसोपोटामिया। तो मारी जो है यहाँ पर दो तरह के जो है ना लोग हैं, कुछ तो फार्मर्स हैं और कुछ यहाँ पर पेस्टोरलिस्ट हैं। पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं बेटा, पेस्टोरलिस्ट वो होते हैं जो पशुओं को ज्यादा पालते हैं, जो पशु और मूव करते रहते हैं। दे डू नॉट लिव ए सेटल्ड लाइफ, but most of its territory was used for pasturing sheep and goats. यहाँ पर herders need to exchange young animals। जो हर्डर्स हैं वो यंग एनिमल्स को एक्सचेंज करते हैं, किसके बदले में, जो हर्डर्स हैं उनके पास एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स को देते हैं दूसरों को, और उसके बदले में वो उनसे कुछ चीज लेते हैं, माने वो उनसे वो चीज लेंगे ना जो उनके पास नहीं है, जैसे कि मेटल टूल्स। मेटल टूल्स इनके पास अवेलेबल नहीं होते थे क्योंकि यहाँ पे मेटल की कमी थी, यहाँ पे मिनरल्स नहीं पाई जाती थी, तो ये लोग जो है पशुओं के बदले में मेटल टूल्स लिया करते थे। and meat in return for grain, metal tools, etc. The manure of a pent flock is also of great use. आप एक चीज नोट करेंगे कि आज की तारीख में भी, अभी भी मॉडर्न टाइम्स में भी बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि जब सीजन चेंज होता है, जैसे आजकल बारिश का टाइम है या गर्मियों का टाइम जब होता है, तो आप लोगों को कहीं पर जो है ना बहुत सारे
जो है ना जानवर, चाहे भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, नजर आएंगी। और 2 4 5 जो है ना राजस्थानी या मारवाड़ी उनके साथ में आपको चलते हुए नजर आएंगे। ये लोग बेटा पशुओं को साथ लेकर के निकलते हैं, ठीक है। एंड समटाइम्स यू सी कि कुछ लोग इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने पशुओं को उनके खेतों में ठहराएं। वो किस लिए? कि जब वहां पर वो लोग गोबर करेंगे तो उससे उनका खेत जो है वो ऑटोमेटिकली फर्टाइल हो जाएगा, उनको वहां पर मैन्योर मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या होता था कि जो किसान होते थे वो इन पेस्टोरलिस्ट्स को कहा करते थे कि वो अपने जानवरों को उनके खेतों में ठहराएं, जिससे कि उसके उनके खेतों की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाए। Yet at the same time there may be conflict. आपस में कभी-कभी इनमें conflict भी हो जाते थे। A shepherd may take his flock to water across a sown field. कभी-कभी क्या करते थे कि जो है ना कोई खेत बोया हुआ है और वहां से जो है ना जो चरवाहे हैं वो अपने पशुओं को लेकर के निकल जाते थे, तो किसान जो है वो नाराज हो जाता था, तो इनकी आपस में लड़ाई हो जाती थी, ठीक है। और कभी-कभी क्या होता था कि फसल पकी हुई होती थी और जो पेस्टोरलिस्ट है वो अपने जानवरों को लेकर के वहां आ जाते थे, तो उनकी फसलों को खा जाया करते थे, तो इससे उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाया करती थी। तो इस तरीके से इनकी आपस में लड़ाइयां भी होती रहती थी। इसके अलावा हर्ट्समैन बीइंग मोबाइल कैन रेड एग्रीकल्चरल विलेजेस। अच्छा, और जो है ये क्या करते थे, क्योंकि ये जो हर्ट्समैन थे बेटा, जो ये पशुओं को लेकर मूव किया करते थे, ये लोग क्या करते थे बच्चों कि ये कभी-कभी गांव के लोगों पर में रेड डाल दिया करते थे, उनको लूट लिया करते थे। और क्या करते थे, उनके जो क्या कहते हैं अनाज था उसको भी लूट लिया करते थे। फॉर देयर पार्ट सेटल्ड ग्रुप्स में डिनाई पेस्टोरलिस्ट एक्सेस टू रिवर। अच्छा, ये जो सेटल्ड लोग जो थे वो क्या करते थे, वो इन लोगों को, जो हर्ड्समैन थे, इन लोगों को पानी जो है वो नहीं देते थे। और जैसे कैनाल्स हैं, जैसे फॉर देयर पार्ट सेटल्ड ग्रुप्स में डिनाई पेस्टोरलिस्ट एक्सेस टू रिवर एंड कैनाल वाटर अलोंग ए सर्टेन सेट ऑफ पाथ्स, है ना। तो इनको जो है ना ये रास्ते रोक दिया करते थे इनके, या इनको पानी नहीं दिया करते थे, या जो है ना कैनाल का जो है ना रास्ता मोड़ दिया करते थे। तो पेस्टोरलिस्ट में और फार्मर्स में इन बातों को लेकर के आपस में टाइम टू टाइम कंफ्लिक्ट भी होते रहते थे। अब हम पढ़ेंगे बेटा, through Mesopotamian history, nomadic communities of the western desert filtered into the prosperous agricultural heartland. जो ये लोग थे, जो थ्रू मेसोपोटामियन हिस्ट्री से में हम लोग पढ़ते हैं कि जो नोमेडिक कम्युनिटीज जो कि नोमेडिक थे बाय नेचर, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये लोग जो थे वो क्या करते थे, वो जो एग्रीकल्चरल हार्टलैंड था वो वहां पर जो है ना पहुंचने लगे, वो वहां पर जाने लगे, और इस तरीके से वो वहां पर जो है ना सेटल होने लगे। शेफर्ड्स वुड ब्रिंग देयर फ्लॉक्स इनटू द सोन एरिया इन द समर। जो सोन एरिया था जहां पर जो है ना बीज बोए जाते थे, वो गर्मियों में अपने जानवरों को लेकर के वहां आ जाया करते थे। तो सच ग्रुप्स वुड कम इन एज हर्डर्स, हार्वेस्ट लेबरर्स और हायर्ड सोल्जर्स। तो इन लोगों को बेटा फिर ऐसे समय में जब फसल तैयार होती थी, तो जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है, तो आप लोगों को मालूम होता है ना कि ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस समय पर इस लेबर ये जो हर्ड्समैन थे, दे यूज्ड टू वर्क एज लेबर ऑन द फील्ड्स ऑफ द फार्मर्स के फील्ड्स पर ये लोग काम किया करते थे। तो if few gained the power to establish their own rule, फिर धीरे धीरे ये यहाँ पे सेटल होने लगे। जब ये लोग यहाँ सेटल होने लगे, तो ये जो है इनमें पावर आने लगी। जब ये पावर आने लगी, तो ये जो है ना अपने खुद के रूलर्स बनने लगे, खुद रूल करने लगे। These included the Akkadians, Amorites, Assyrians, Armenians, ठीक है। The kings of Mari were Amorites, whose dress differed from that of the original inhabitants. जो किंग था, वो कौन था? मारी का जो किंग था वो एमोराइट था। क्यों, कैसे कह सकते हैं हम कि वो एमोराइट था? बिकॉज हिज ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे यहाँ के, उनसे इसकी जो ड्रेस है वो डिफरेंट है।
इसके बाद देखेंगे हम कि who respected not only the gods of Mesopotamia but also raised a temple at Mari for Dagon। और साथ में इसने क्या किया, ये जो है मेसोपोटामिया के जो गॉड्स, मेसोपोटामिया के जो इनहेबिटेंट से या मेसोपोटामिया के जो गॉड्स थे उनकी रिस्पेक्ट किया करता था, टेम्पल भी बनाता था डगन के लोगों के लिए। गॉड ऑफ द स्टेपी, डगन जो है वो क्या है बेटा, डगन जो है वो स्टेपीज का, स्टेपी ग्रासलैंड्स के गॉड का नाम है, उसको मगन कहा जाता है, MAGAN, ठीक है। तो उनकी भी ये रिस्पेक्ट किया करते थे। इसका मतलब ये है कि इसका रिलेशन जो है वो स्टेपीज ग्रासलैंड से था। अब देखेंगे हम कि मेसोपोटामिया की जो सोसाइटी थी, कल्चर था, वो कैसा था, वो ओपन था, सभी लोगों के लिए खुला था, सभी लोग यहाँ पर आकर के ट्रेड कर सकते थे, सभी लोग यहाँ पर आकर के व्यापार किया करते थे और सभी तरह के कल्चर के लिए ये ओपन था। यहाँ पे सभी लोगों की सोसाइटीज के लिए इसको ओपन कर दिया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ था कि मेसोपोटामिया में वी सी ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशंस। उसका कारण आप समझ में आ गया आप लोगों को कि यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग, डिफरेंट सोसाइटीज के लोग जो है ना आकर के बसने लग गए थे, इसलिए जो है ये बहुत ही जो है ना प्रॉस्पेरस होने लगा था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आप लोगों को ये लेसन एक्सप्लेन किया है, इसमें से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें आप लोगों का लेसन जो है थोड़ा सा ही बचा है ये, और मेरे हिसाब से अब ज्यादा न्यू स्टूडेंट्स भी नहीं आ रहे हैं, हालांकि रिजल्ट आने के बाद में भी कुछ बच्चे और एडमिशन लेंगे, तो हम उनके लिए मैंने रिकॉर्डिंग सेव करके रखी है, मैं उनको रिकॉर्डिंग दे सकती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करूंगी इस लेसन से, और फिर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको दूंगी। तो क्वेश्चन आंसर्स जो है वो छोटे आपको दूंगी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगी, आपको करने होंगे। तो चाहो तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो द किंग्स ऑफ मारी हाउएवर हैड टू बी विजिलेंट। तो जो मारी का जो किंग था उसको विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब क्या है, बहुत सतर्क रहना पड़ता था, उसको बहुत अटेंटिव रहना पड़ता था, अलर्ट रहना पड़ता था। हर्डर्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स वर अलाउड टू मूव इन द किंगडम। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो जगह के जो हर्डर्स थे उनको, अलग अलग ट्राइब्स के लोग थे, उनको किंगडम में मूव करने की परमिशन थी। तो इस वजह से जो है जब अलग अलग लोग यहाँ पर मूव करेंगे या अलग अलग लोग यहाँ पर आते रहेंगे तो प्रॉब्लम तो हो जाएगी, और प्रॉब्लम हो जाएगी तो उनको वॉच करना तो बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो ओरिजिनल लोग हैं वहां पर रहने वाले, उनके साथ में इनके डिस्प्यूट्स होने लग जाएंगे। The camps of herders are mentioned frequently in letters between kings and officials. In one letter, an official writes to the king that he has been seeing frequent fire signals. अब ये जो ना लेटर्स लिखा करते थे एक दूसरे को, और एक लेटर में लिखा है, एक ऑफिसर ने वो कहा है कि राइटर टू द किंग, किंग को लिखा है, उसने कहा है कि ना उसने जगह जगह पर जो है ना फ्रीक्वेंटली आग के सिग्नल देखे हैं, आग जलती हुई देखी है एट नाइट, रात को। तो जो धुआं दिखता था और जो है क्या बोलते हैं, आग जलती हुई दिखती थी, तो इससे इनको पता चल जाता था कि वहां पर कुछ लोग ठहरे हुए हैं, वहां पर कोई झुंड या कोई हर्ड्समैन या कोई ट्राइब्स के लोग जो है वो आकर के रुक गए हैं, तो इससे उनको उसके बारे में पता चल जाता था। Sent by one camp to another and he suspected that a raid on or an attack is being planned। और इससे ये भी पता चल जाता था कि नियर फ्यूचर में वहां पर हो सकता है कि कोई रेड की प्लानिंग की गई है, वो लोग उन पर कोई आक्रमण करने वाले हैं या उन पर कोई हमला करने वाले हैं। Located on the Euphrates is in a prime position for trade in wood, copper, tin, oil, wine, various other goods that were carried in boats along the Euphrates between the south and the mineral-rich uplands of Turkey, Syria and Lebanon. Mari is a good example of an urban center prospering on trade. मारी जो है उसकी पोजीशन बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है, तो इसीलिए जो मारी है वो बहुत ही प्रॉस्पेरस टाउन है और वो ट्रेड के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Boats carrying grinding stones, wood and wine oil jars would stop at Mari on their way to the southern cities. Officers of this town would go aboard, inspect the cargo and levy a charge of about 1/10. नदियां हैं,
तो ट्रांसपोर्टेशन भी है, और ट्रांसपोर्टेशन है तो उनको सामानों को चेक किया जाता है और उससे बदले में टैक्स लिया जाता है। बदले में उनसे जो है ना क्या लिया जाता है, उनसे जो है ना 1/10 जो है ना, जो उनकी वैल्यू है, जो उनके पास जो सामान वो ट्रेड कर रहे हैं, उस सामान का जो 1/10 वैल्यू है वो उससे चार्ज किया करते थे। दिस वाज द इनकम, ये उनका सोर्स ऑफ इनकम होता था। एंड levy a charge of about 1/10 and the value of the goods before allowing the boat to continue downstream. डाउनस्ट्रीम में नहीं तो उनको उतरने नहीं दिया जाता था, नहीं तो उनको पानी से बाहर नहीं आने दिया जाता था, उनकी उनकी शिप को या उनकी बोट को जो है ना रुकने नहीं दिया जाता था। Tablets refer tablets refer to copper from Alasia, the island of Cyprus, known for its copper. साइप्रस का जो ये अलाशिया आइलैंड है, यहाँ पर जो है ना बहुत ज्यादा कॉपर अवेलेबल होता था, तो यहाँ से लोग जो है वो कॉपर लेकर के मारी में आया करते थे ट्रेड करने के लिए। एंड टिन वाज ऑल्सो एन आइटम ऑफ ट्रेड, और टिन का भी ट्रेड किया करते थे। एज ब्रॉन्ज वाज द मेन इंडस्ट्रियल मटेरियल, और जो ब्रॉन्ज था वो एक इंडस्ट्रियल मटेरियल था टूल्स एंड वेपन्स के लिए। This trade was of great importance. Thus, although the kingdom of Mari was not militarily strong, it was exceptionally prosperous. डियर, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मारी सिटी जो है, इसके पूरा मैंने आपको ये जो पूरा एक्सप्लेन किया है, ये मारी के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो मारी वाज एक्सक्लूसिवली अ प्रॉस्पेरस सिटी ऑफ मेसोपोटामिया। एंड यहाँ पर आप लोगों ने ये भी नोटिस किया कि दो देयर वर नॉट मिनरल्स अवेलेबल इन दिस सिटी, स्टिल इट वाज अ प्रॉस्पेरस सिटी। तो ये किससे पॉसिबल था? ये पॉसिबल था थ्रू ट्रेड। अलग अलग जगहों से यहाँ पे ट्रेड किया जाता था, इस वजह से ये काफी ज्यादा एडवांस सिटी रहा था। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आ रहा है? आप लोग काम करना शुरू करेंगे। आप लोग अपनी नोटबुक और पेन जो है वो हाथ में रखा करें। कल मैं आप लोगों को इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, और आप लोग जो है उन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक से, बुक की हेल्प से करेंगे। आंसर्स भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो कल मैं आप लोगों का इस लेसन को कंप्लीट कर दूंगी मंडे को, है ना? तो टिल देन आप लोग अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई विल सेंड यू ए लिंक ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूँ आपको, या मैं आपको जो है ना टीम तो आपका ईमेल आईडी तो अभी जनरेट नहीं हुई है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको भेज दूंगी, तो आप वहां से अपने क्वेश्चन आंसर्स को करना शुरू कर देंगे। एंड एडिशनल क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे करने हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे। आप लोग क्विट कर सकते हैं।